सभी को मेरा नमस्कार। आज का जो हमारा वीडियो है वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम के ऊपर है। तो आज जो हम कवर करेंगे वो मेजरमेंट ऑफ लेंथ है। जो आर्टिकल है दैट इज़ मेजरमेंट ऑफ 3 फिजिकल क्वांटिटी लेंथ, मास एंड टाइम। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में सिर्फ हम लेंथ को कवर करेंगे। लेंथ जो है 2 टाइप की होती है, एक स्मॉल डिस्टेंस मेज़र करते हैं और दूसरे में लार्ज डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं। तो पहले जो है इसके 2 पार्ट मेथड जो है हमने यहाँ पे लिख दी, लार्ज डिस्टेंसेस और स्मॉल डिस्टेंसेस। तो लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करने के 2 और तरीके हैं। कौन कौन से हैं? डायरेक्ट मेथड और इनडायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में जैसे हम जनरली अपने लोकल एरिया में या अपने हाउस में, घर में मेज़र करते हैं, मीटर स्केल से मेज़र करते हैं। वर्नियर कैलिपर हम लैब में प्रयोग करते हैं मेज़रमेंट के लिए, या कहीं साइंटिफिक जहाँ पे काम होता है वहाँ यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर और स्क्रू गेज को भी हम वहीं यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारा लैब है। लैब में जब मेज़रमेंट करनी है जहाँ पे प्रीसाइज मेज़रमेंट करनी होती है, या इंडस्ट्रीज़ में यहाँ यूज़ करते हैं। ये डायरेक्ट मेथड है, इनसे हम इंस्ट्रूमेंट लेते हैं और डायरेक्ट उसको मेज़र कर सकते हैं। जैसे मीटर स्केल है, मीटर स्केल से हम 10⁻² मीटर तक और 10⁻³ मीटर तक जो है मेज़र कर सकते हैं। ये हमारे पास रेंज है। वर्नियर कैलिपर से हम 10⁻⁴ मीटर तक जो है मेज़र कर सकते हैं। और जो हमारे पास स्फेरोमीटर है, SPHERO, स्फेरोमीटर जो है इससे स्फेरोमीटर से और स्क्रू गेज से 10⁻⁵ मीटर तक हम यहाँ पे लेंथ को डायरेक्ट मेथड से मेज़र कर सकते हैं। इनडायरेक्ट मेथड 10 हैं। कितने हैं? मेथड 10 हैं। और 10 में जैसे इको मेथड है। फर्स्ट इज इको मेथड, सेकंड इज लेजर मेथड, थर्ड इज रडार मेथड, 4 इज सोनार मेथड, 5th इज ट्रायंगुलर मेथड, 6th जो है आपके पास टेलीस्कोप मेथड आ गया, 7वां पैरालैक्स मेथड, 8वां स्पेक्ट्रोमीटर मेथड, 9th जो है केपलर्स थर्ड लॉ मेथड, और 10th जो है दैट इज इक्वल टू कोपरनिकस मेथड। तो ये हमारे पास इनडायरेक्ट मेथड हैं, 10 मेथड हैं जिनसे हम लार्ज डिस्टेंसेस को मेज़र करते हैं। और स्मॉल डिस्टेंसेस जो है जिन्हें हम इन इंस्ट्रूमेंट से मेज़र नहीं कर सकते हैं, सारे जो है इनडायरेक्ट मेथड है, जिसमें डायरेक्ट मेथड कोई भी नहीं है कि इंस्ट्रूमेंट लिया, अप्लाई किया और वहाँ से मेज़रमेंट कर ली। इसके 3 मेथड हैं। अवोगैड्रो मेथड है एक, उसको अवोगैड्रो नंबर से हम इससे डिस्टेंस को मेज़र कर लेते हैं, साइज़ को मेज़र कर लेते हैं। मिक्सिंग ऑफ लिक्विड को बार बार मिक्स करके, डाइल्यूट करके, मिक्स करके जो है वो हम वहाँ भी उसे मेज़रमेंट कर लेते हैं। और रदरफोर्ड जो हमारा एक्सपेरिमेंट है उससे भी हम जो साइज़ ऑफ न्यूक्लियस है, एटम का साइज़ है, उसको हम यहाँ पे मेज़र कर लेते हैं। तो अलग अलग से मेथड हैं जो स्मॉल डिस्टेंसेस को मेज़र करने के लिए और लार्ज डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। तो इनमें से कुछ एक जो इम्पोर्टेंट है उन्हीं को मैं यहाँ डिस्कस कर लेता हूँ कि कैसे मेथड जो है काम करते हैं। तो सबसे पहले हम लार्ज डिस्टेंसेस की तरफ चलते हैं जिसमें इनडायरेक्ट मेथड है। तो इनडायरेक्ट मेथड में देखिए जो इको मेथड है, लेजर मेथड है और रडार मेथड है, सोनार मेथड है, ये सारे जो है रिफ्लेक्शन के ऊपर डिपेंड हैं। जैसे मैं एक में ब्रीफ में बता दूंगा वैसे ही सारे मेथड जो है यूज है। इसमें सोर्स जो है अलग अलग यूज़ करते हैं। जैसे हमारा इको सिस्टम है, इको से जो मेज़रमेंट करनी है वो कैसे करनी है, उसमें मेथड अलग अलग हैं सभी के। तो इको में सिंपल आपको बता देता हूँ कि ये ऑब्स्टेकल है, कोई पहाड़ी है, ठीक है,
और इस पहाड़ी को आपने यहाँ से मेज़र करना है कि कितनी डिस्टेंस के ऊपर है। व्हाट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जर्विंग पॉइंट एंड द क्लिफ। इसको हम क्लिफ कर देते हैं, क्लिफ कर दिया, या कोई यहाँ पे कोई माउंटेन कर दिया, या कोई हीप कर दिया, ठीक है, क्लिफ कर दिया, ठीक है। इसकी डिस्टेंस निकालनी है जो ए बी हमारा इस पॉइंट ओ से है। तो ये मेथड जो है, इको मेथड है, लेजर मेथड है, रडार मेथड है, सोनार मेथड है, ये सारे जो है पहले 4 मेथड, पहले 4 मेथड जो है ये रिफ्लेक्शन मेथड है। फर्स्ट 4 1 2 4 डिपेंड अपॉन रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या होता है कि यहाँ से हम सोर्स भेजेंगे, जैसे लाइट है, साउंड है, इस टाइप का सोर्स भेजेंगे और वहाँ से जो रिफ्लेक्ट होके आएगा, दोनों के बीच का जो है टाइम हम नोट कर लेते हैं कि इनिशियल स्टेज से क्या है और वहाँ रिफ्लेक्ट होके आ रहा है वहाँ से, और दोनों के बीच की जो है वो डिस्टेंस जो कितनी है उसको मेथड अप्लाई करके कर लेते हैं। जैसे पहला इकोसिस्टम बना लेता हूँ मैं, यहाँ इको से क्या चलता है सभी को बारी बारी मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। इको में हम सोर्स करते हैं साउंड, सोर्स क्या कर देते हैं साउंड। तो साउंड ऑब्जर्वेशन पॉइंट है, वहाँ से साउंड को हम भेजते हैं विद वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी से जाएगी विद वेलोसिटी bs, और यहीं से वापस होकर के आ जाती है इस पॉइंट के ऊपर। तो जितना टाइम लगेगा ये x डिस्टेंस मूव करने के लिए और x वापस आने के लिए, तो x प्लस x इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो 2x जो है वेलोसिटी ऑफ साउंड पता है, bs यहाँ कर दिया हमने अपॉन टाइम, तो x इज इक्वल टू bs अपॉन 2t। तो ये मेथड जो है हम इसमें यूज़ कर लेते हैं कि वो सोर्स की वेलोसिटी का पता आ गया। वेलोसिटी के बाद जो है डबल द टाइम है, क्योंकि जाने में भी समय लिया उसने, आने में भी समय लिया, और डिस्टेंस उसने डबल ट्रैवल की, इसलिए जो डिस्टेंस निकालेंगे वेलोसिटी अपॉन 2t। अब इसी टाइप से क्या है जो लेज़र है, लेज़र जो यूज़ करते हैं मेथड, वो मेथड है हमारा अर्थ से लेके मून तक हमने डिस्टेंस मेज़र करनी है, ठीक है। तो उसके लिए लेज़र जो है, लेज़र एक बीम है, इंटेंस बीम है, मोनोक्रोमेटिक है, यूनिडायरेक्शनल है, ये प्रॉपर्टी है। लेज़र क्या होता है, लाइट एम्प्लीफिकेशन। चलिए यहाँ पे थोड़ा सा लेज़र का एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये टर्म क्या है। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, ठीक है, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय द स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो लेज़र बीम को यहाँ से थ्रो करते हैं अर्थ से, दिस इज अर्थ, दिस इज द मून। तो यहाँ से लेज़र बीम जाएगी, यहाँ से रिफ्लेक्ट होके वापस आ जाएगी, और जितना समय वही x यहाँ कवर करेगा या x यहाँ t टाइम लेता है, और b इज इक्वल टू जो है वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड इससे जाती है। तो दोनों के बीच में कितना टाइम लगा, यही मेथड यूज़ करके हम इसकी जो है डिस्टेंस मेजर कर लेते हैं। थर्ड जो है दैट इज रडार मेथड। रडार में क्या है, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। रडार मीन्स रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो इसमें क्या है, रेडियो वेव्स भेजते हैं, रेडियो वेव्स भेजते हैं। जैसे रडार है तो अगर मान लीजिए चारों तरफ को रेडियो वेव्स भेज रहा है, और कहीं पे आपका एरोप्लेन है, एयरक्राफ्ट है, तो वहाँ से जो लाइट ये क्या है, वो माइक्रोवेव रिफ्लेक्ट होके आ रही है और रडार उसको रिसीव कर रहा है। उस पोजीशन में अगेन द सेम मेथड यूज्ड टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द रडार एंड द एरोप्लेन और द एयरक्राफ्ट। पानी के नीचे, ठीक है, सोनार जो है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो ये हम अल्ट्रासोनिक वेव यूज़ करते हैं। सोर्सेज आर डिफरेंट, द सोर्सेज आर डिफरेंट, और ये सोर्सेज जो है यूज़ करके हम यहाँ पे निकाल लेंगे कि व्हाट इज़ द डेप्थ एट विच द ऑब्जेक्ट लाइंग, ठीक है। तो जैसे सरफेस है सी, डीप इन सी,
सबमरीन है तो उसको जो पता लगाना तो क्या कर देते हैं कि अल्ट्रासोनिक्स वेव्स भेजते हैं, दिस इज द सी, और सी जो है इसके बीच में मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है जिसका हमने, तो यहाँ से अल्ट्रासोनिक जाती है और ऐसे ही वापस आ जाती हैं। ठीक है, अल्ट्रासोनिक की वेलोसिटी जो है वो जिस वेलोसिटी के भेजेंगे वो बी एस, यहाँ से अल्ट्रासोनिक जो है साउंड वेव्स होती हैं और हाई फ्रीक्वेंसी बी एस से जा रही हैं, एक्स डिस्टेंस कवर कर रही हैं, एक्स वापस में अगेन एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू बी एस अपॉन टी, टोटल टाइम टेकन बाय दी वेव फ्रॉम एमिशन टू रिसीवर। ठीक है, जहाँ एमिट करते हैं और रिसीव करते हैं दोनों के बीच में अगेन द 2x इज इक्वल टू बी एस अपॉन टी एंड x इज इक्वल टू बी एस अपॉन टी। ये जो है हम इसे मेथड से इसे निकाल लेते हैं। ठीक है, तो आपके पास जो है 4 मेथड जो है कैसे हैं, दैट इज रिफ्लेक्शन मेथड, और 5वां मेथड जो हमारा आ जाता है वो ट्रायंगुलर मेथड है। ट्रायंगुलर मेथड क्या है, ट्रायंगुलर मेथड में हम सपोज दिस इज द ट्री जिसकी हमने ए बी जो है ट्री है उसकी हाइट निकालनी, तो ये वर्टिकल है 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ से यहाँ तक विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट एंगल डिनोट कर लेते हैं। बेस का हमें पता है कि ओ से लेके ए तक डिस्टेंस एक्स है और हाइट है। ठीक है, 90 डिग्री का, बाय मेजरिंग द एंगल थीटा बाय द सेक्सटेंट, एक इंस्ट्रूमेंट होता है उस सेक्सटेंट से जो है हम मेजर कर लेते हैं एंगल को बाय बेस एंड टॉप दोनों को मिला करके विद हेल्प, उसमें एक सिस्टम होता है, पार्ट होता है जिसमें दोनों को हम मिक्स कर लेते हैं और एंगल वहाँ से हम रीड कर लेते हैं कितना एंगल है बेस और टॉप में। तो विद अप्लाइंग दिस फार्मूला एच अपॉन एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ थीटा, therefore h इज इक्वल टू एक्स टेंजेंट थीटा जो है इट कैन बी कैलकुलेट। ये ट्रायंगुलर मेथड है। मान लीजिए कि द क्लिफ या दिस माउंटेन जो है वो काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर है, ये जो क्लिफ है ये काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर है जिसकी आपने हाइट मेजर करनी है, काफ़ी डिस्टेंस के ऊपर है, और आप जो है यहाँ खड़े हैं, यहाँ से यहाँ नहीं जा सकते, तो यहाँ से हम ऐसे करके, ये डिस्टेंस है, तो क्या करेंगे, पॉइंट ओ है, ओ से हम मेज़र करेंगे विद द हेल्प ऑफ सेक्सटेंट कि व्हाट इज़ द एंगल, ये थीटा 1 आ जाता है। हम 10 मीटर तक चलेंगे, एक्स डिस्टेंस चलेंगे और एक्स डिस्टेंस से हम अगेन इसको एंगल को मेज़र कर लेते हैं। ये थीटा 1 आ गया, ये हमारे पास थीटा 2 आ गया, ये ए भी हमारे पास एक क्लिप है जिसका हमने ये निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। एक्स प्लस से स्मॉल डिस्टेंस डी कर लेते हैं। ठीक है, एक्स प्लस स्मॉल डी। अब इसमें फार्मूला लगाते हैं कि जो एक्स प्लस डी, ठीक है, ए भी है और यहाँ पे एक्स प्लस डी टोटल डिस्टेंस हो गई है, एंगल इसका हमें पता है थीटा 1 थीटा 2 का एंगल का पता है, ये π/2 हाँ 90 डिग्री। तो हमने निकालनी है वैल्यू कि हमारे पास x प्लस डी है। ठीक है, इसको पॉइंट को मैं देता हूँ ओ डैश। ठीक है, तो x प्लस डी ये टोटल डिस्टेंस होगी बिटवीन, इसका नहीं हमें पता, इसका पता है। ठीक है, तो यहाँ से वैल्यू जो है हम, ए वैल्यू x है, ए वैल्यू हमारे पास d है, ए वैल्यू हमारे पास h है हाइट, तो h अपॉन बेस, इसको कर लेते हैं पहले साइड में, थोड़ा सा कर लेते हैं यहाँ पे, h अपॉन एक्स प्लस डी, h अपॉन एक्स प्लस डी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 1। सिमिलरली
एच अपॉन डी इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा 2। ठीक है, एक्स अपॉन, अब इसको रिवर्स ऑर्डर में कर लेते हैं, कोटेंजेंट में कर लेते हैं, एक्स प्लस डी अपॉन एच इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा 1 और डी अपॉन एच इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा 2। ठीक है, अब इसमें से एच अपॉन डी जो है इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। कैसे? ये 1 और 2 करके, 1 और 2 सब्ट्रैक्टेड, बी गेट subtracting 2 from 1, 2 को 1 में से x प्लस डी अपॉन एच माइनस डी अपॉन एच इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा 2। x अपॉन एच प्लस डी अपॉन एच माइनस डी अपॉन एच इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा 2। अब ये दोनों कैंसिल हो जाते हैं, तो x अपॉन एच किसके बराबर आ गया, दैट इज इक्वल टू कोटेंजेंट थीटा 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा 2। ठीक है, तो h को निकालने के लिए h इज इक्वल टू एक्स अपॉन कोटेंजेंट थीटा 1 माइनस कोटेंजेंट थीटा 2। तो ऐसे भी हम हाइट जो है इसकी निकाल सकते हैं कि हाइट जो है कैसे कैलकुलेट करनी है। तो ट्रायंगल में दो मेथड है, एक तो अगर आपको पूरी लेंथ 20 का पता है तो आप वैसे निकाल सकते हैं, अगर आपको पूरे 20 का पता नहीं है तो आप इस मेथड से इसे कर लेते हैं। तो ट्रायंगल ये मेथड जो है जनरली यूज होते हैं। जो नेक्स्ट मेथड है उसमें हम स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द टेलीस्कोप मेथड। टेलीस्कोप मेथड से क्या करेंगे, जैसे इट इज द अर्थ है और दिस इज द मून, विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप वी फोकस दिस टेलीस्कोप बाय दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, और यहाँ पे जो है ए और बी, ए बी को हम आर्क मान लेंगे और एंगल थीटा आ जाएगा। ये ऑब्जर्विंग पॉइंट है, इसको हम आर मान लेते हैं। अगेन द फार्मूला इज थीटा इज इक्वल टू आर्क ए बी अपॉन आर। दो रेडियस ऑफ या डायमीटर ऑफ मून है उसका पता होने के बाद ए बी की वैल्यू का पता है, आर निकाल लेते हैं। आर इज इक्वल टू ए बी अपॉन थीटा, तो डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड। ए बी का पता लगाना है तो अगर आप मून और अर्थ के डिस्टेंस का पता है तो ए बी आल्सो कैलकुलेटेड, ए बी इज इक्वल टू आर थीटा। ऐसे भी हम इस वैल्यू को निकाल लेते हैं विद द हेल्प ऑफ टेलीस्कोप मेथड है, टेलीस्कोप मेथड से। पैरेलैक्स मेथड क्या है, आगे फास्ट इसको थोड़ा सा कर लेते हैं। पैरेलैक्स मेथड क्या है? पैरेलैक्स मेथड में देखिए एक सिंपल सा एग्जांपल है, इस एग्जांपल को अगर हम समझ लेते हैं तो पैरेलैक्स का हमें पता लग जाना चाहिए कि पैरेलैक्स क्या है। मान लीजिए आप अपनी आई के सामने ऐसे ऑब्जेक्ट को पकड़ते हैं, ठीक है, ऐसे मान लीजिए मैंने पेंसिल को पकड़ लिया और मैंने दीवार जो है सामने इसके ऊपर इसे फिक्स कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा कि लेफ्ट आई को बंद करूँगा तो राइट की पोजीशन का पता लग जाएगा गर्दन को हिलाए बिना, और अगर मैं राइट को बंद करूँगा तो लेफ्ट जो है उस पोजीशन को शिफ्ट कर देता है, जो इसके सामने पोजीशन बढ़ती है उसको शिफ्ट कर देता है, जिसे हम पैरालैक्स कहते हैं। पैरालैक्स क्या है? जो आई से जो ऑब्जेक्ट का दोनों आई से अलग अलग जो फोकसिंग है उसे हम कहते हैं पैरालैक्स। ठीक है, एक सिंपल एग्जांपल से मैंने आपको बता दिया कि पैरालैक्स क्या होता है। और पैरालैक्स मेथड में क्या कर देते हैं हम कि ऑब्जेक्ट है ओ के ऊपर, ए लेफ्ट और राइट आई से पोजीशन ए आपकी ओ के ऊपर आई है, ये लेफ्ट से आपके पास दिख रहा है ऑब्जेक्ट का, यहाँ दिख रहा है फोकस, और दूसरा फोकस राइट से यहाँ पे दिख रहा है।
ये आपके पास थीटा है। बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ एल एंड आर, ठीक है, यू कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस आर और ए बी इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। अगेन द वही फार्मूला हम यहाँ पे यूज़ करते हैं और इससे जो है पैरेलक्स मेथड से बाय नोइंग द वैल्यू ऑफ थीटा एंड दिस एल आर की वैल्यू निकाल करके आर को हम निकाल सकते हैं। आर्क जो यहाँ ए बी की जगह कौन सी बनी, दैट इज इक्वल टू एल आर। लेफ्ट एंड राइट आई का जो आर्क बनती है कौन सी, ए वाली, एल आर। बाई नोइंग दिस वैल्यू डी, अगर मान लो मैं डिस्टेंस डी लिख देता हूँ तो डी अपॉन आर इज इक्वल टू थीटा, ठीक है। एंगुलर डिस्पर्शन कितनी हो रही है यहाँ पे, तो यहाँ पे इस पैरेलक्स मेथड से भी हम यूज़ कर लेते हैं। पैरेलक्स मेथड से हम डिस्टेंस ऑफ स्टार भी मेज़र कर लेते हैं बाय यूजिंग दी पैरेलक्स मेथड। अब पैरेलक्स मेथड क्या है, बाय मेजरिंग दी स्टार रेफरेंस टू दी स्टार। मान लीजिए अर्थ इज रिवॉल्विंग, यहाँ कर लेते हैं डिस्टेंस ऑफ स्टार, ए स्टार, और डायग्राम से मैं थोड़ा सा ऐसे नीचे बना देता हूँ कि पैरेलक्स मेथड से कौन सा मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज सेवंथ, दैट इज पैरेलक्स मेथड। और पैरेलक्स मेथड से डिस्टेंस ऑफ द स्टार कैसे मेजर करने हैं। सपोज दिस इज द सन, एस लिख दिया मैंने, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, अर्थ एट दिस पोजीशन, इस पोजीशन के ऊपर है, सन को सेंटर में रख देते हैं, ये हमारे पास ऑर्बिट ऑफ द अर्थ है जिसमें रिवॉल्व कर रही है, और एक जो स्टार है एन जो है यहाँ पे स्टार है, रेफरेंस स्टार, ठीक है। तो रेफरेंस स्टार को जो है एक स्टार हम यहाँ पे रेफरेंस कर लेते हैं और उस स्टार को यहाँ पे लेकर के इसका रेफरेंस लेकर के यहाँ पे इस पॉइंट को जो है एंगल को मेज़र कर लेते हैं फ्रॉम दी अर्थ, थीटा, ठीक है। अब क्या होता है कि इसका हमें पता है रेडियस का कि कितनी है, जो ऑर्बिट है। 6 महीने के बाद क्या होगा कि ये पोजीशन ए की जो है बी के ऊपर चली जाएगी और बी की जो है ए के ऊपर आ जाएगी, दोनों क्या हो जाएगी, इसको हम θ1 कर लेते हैं। ए की पोजीशन जो है बी के ऊपर चली जाएगी आफ्टर 6 मंथ, और बी की पोजीशन जो है ए के ऊपर आ जाएगी, और उस वक्त बी पर से भी हम इस रेफरेंस स्टार का, रेफरेंस स्टार इस टाइप में जो है θ2 एंगल यहाँ पे आ जाता है, θ2, और थीटा एंगल ये है 90 डिग्री के, तो θ1 ये आ जाएगा, θ2 ये आ जाएगा, दोनों θ2 एंड θ1, ये दोनों जो है θ1 प्लस θ2, θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू किसके बराबर, जो डिस्टेंस है ए एन अपॉन आर्क अपॉन रेडियस, थीटा किसके बराबर होगा, आर्क दैट इज ए बी अपॉन रेडियस, आर्क इसमें ए बी आ जाएगी, और इसको हम क्योंकि फार डिस्टेंस है तो ए बी एक्ट एन आर्क, डिस्टेंस इसको आर कर लेते हैं तो अपॉन आर, तो ए बी जो है दैट इज द डायमीटर ऑफ द ऑर्बिट, ए बी क्या है, डायमीटर ऑफ द ऑर्बिट, विच इज इक्वल टू ए बी अपॉन आर को चाहे ए एन लिख दो चाहे बी एन, यहाँ पे ए एन लिख देता हूँ, और ए बी अपॉन बी एन, ए की बात है, इक्वल बन जाएगी, इसको हम रेडियस मान लेते हैं। तो इस टाइप में जो है बाय मेजरिंग दिस एंगल
θ1 and θ2, we can calculate the an can be an is equal to ab orbit upon θ1 plus θ2। ऐसे भी हम जो है पैरेलैक्स मेथड से ये वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, 6 महीने बाद जो है पोजीशन चेंज हो जाएगी ऑर्बिट में अर्थ की, क्योंकि रिवॉल्व कर रही है सन के क्रॉस। ठीक है, अराउंड दी सन, तो पोजीशन कैन बी चेंज, और उस वक्त तो उसी रेफरेंस स्टार से जो है हम यहाँ पे स्टार को स्टेशनरी मान लेते हैं, वहाँ स्टेशनरी है स्टार। ठीक है, इन दिस केस। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड क्या है? स्पेक्ट्रोस्कोपी मेथड में जो फार अवे डिस्टेंस, जो बहुत जो है दूरी के ऊपर स्टार है, उसको हम कैसे मेजर कर लेते हैं, कैसे उसे हमने मेजर करना है। स्पेक्ट्रोमीटर मेथड जो है 8th मेथड जो है, it is used for the which is greater than 100 लाइट ईयर, उससे भी ज़्यादा दूरी के ऊपर कोई स्टार है तो स्पेक्ट्रोमीटर मेथड हम यूज़ करते हैं। स्पेक्ट्रोमीटर मेथड से क्या कर लेते हैं कि उस स्टार से, मान लीजिए ये स्टार है, स्टार विच इज़ ग्रेटर देन 100 लाइट ईयर, इस डिस्टेंस से आगे है फ्रॉम दी अर्थ, और दूसरा स्टार हमारे यहाँ पे है, ये स्टार ए है, ये स्टार हमारे पास बी है। तो यहाँ से जो डिस्टेंस है इसे हम r1 कह लेते हैं, और यहाँ से जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, इसे r2 कह लेते हैं। अब इसमें इंटेंसिटी मेजर करते हैं। इंटेंसिटी क्या करते हैं? लाइट की इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ स्पेक्ट्रोमीटर। स्पेक्ट्रोमीटर से क्या मेजर कर लेते हैं? इंटेंसिटी कर लेते हैं। तो जो इंटेंसिटी है ऑफ, इसकी इंटेंसिटी जो है I1 है और इसकी इंटेंसिटी जो है I2 है। तो I1 इंटेंसिटी जो है किसके बराबर होती है? जो डिस्टेंस है, द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस I1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, एंड सिमिलरली I2 इज प्रोपोर्शनल टू R2 स्क्वायर। दोनों को डिवाइड कर लेते हैं 1 and 2, डिवाइडिंग 1 and 2 डिवाइड कर लेते हैं, I1 अपॉन I2 इज इक्वल टू R1 स्क्वायर अपॉन R2 स्क्वायर। ठीक है, तो R2 जो है नियर बाई स्टार है, उसका हमें पता है कि क्या डिस्टेंस है, तो R1 कैन बी कैलकुलेटेड, देयरफॉर R1 स्क्वायर इज इक्वल टू I1 अपॉन I2 इंटेंसिटी इंटू R2 स्क्वायर, देयरफॉर R1 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ I1 अपॉन I2 इंटेंसिटी और R2 स्क्वायर। तो R1 कैन बी कैलकुलेटेड। तो दिस इज द स्पेक्ट्रोमीटर मेथड। केपलर्स लॉ मेथड क्या है? केपलर्स थर्ड लॉ स्टेट्स दैट the time square of the time taken by the planet just to complete one revolution is directly proportional to the square of time taken by the planet just to revolve around the sun is directly proportional to cube of semi major axis, सेमी मेजर एक्सिस के क्यूब के बराबर होता है। इसे कहते हैं हम केपलर्स मेथड। तो केपलर्स मेथड में हम ये चीज़ें जो है इस टाइप में, मान लीजिए T1 R1 क्यूब फॉर फर्स्ट प्लैनेट,
one planet. Similarly, for the second planet, T2 square is proportional to R2 cube for second planet. जो planet काफ़ी दूर है, दोनों को डिवाइड कर देते हैं. T1 square upon T2 square is equal to R1 cube upon R2 cube. By knowing the value of time period of revolution, we can calculate the value of distance of the other planet. नेक्स्ट इज लास्ट जो है कोपरनिकस मेथड क्या है. कोपरनिकस मेथड फॉर मेजरिंग द डिस्टेंस. तो कोपरनिकस मेथड में क्या है कि जो स्टार जो है, जो प्लैनेट्स जो है, विच आर वेरी क्लोज टू द सन, जो अर्थ और सन के बीच में है, उनके बारे में, उनकी डिस्टेंस के बारे में हम कैसे मेजर कर लेते हैं. दैट इज द कोपरनिकस मेथड. सपोज इट इज अ सन, दिस इज द वन प्लैनेट विच इज वेरी क्लोज, वेनस ही मान लीजिए, ठीक है. तो यहाँ पे हम वेनस कर देते हैं, और ये जो है हमारे पास अर्थ है, अर्थ है, ठीक है. अर्थ की जो यहाँ पे अर्थ है, ये वेनस है. तो ए डिस्टेंस फ्रॉम सन टू अर्थ 1 AU है, और यहाँ से ए R मान लेते हैं, और BS, और यहाँ पे R1 मान लेते हैं, इसको हम R2 मान लेते हैं. सेंटर जो है ये सन है, यहाँ पे ये अर्थ है, P वेनस है, कोई इंटीरियर प्लैनेट है जो अंदर प्लैनेट है. S स्टैंड फॉर सन, E स्टैंड फॉर अर्थ, और B स्टैंड फॉर X स्टार. बिटवीन S एंड E, सन और अर्थ के बीच में जो है कोई प्लैनेट है, X स्टार नहीं, X प्लैनेट. वेनस जो है दैट इज प्लैनेट. मरकरी है प्लैनेट. अब इस प्लैनेट से जो है, जो डिस्टेंस है, जो मैक्सिमम डिस्टेंस आ जाएगी, जो एंगल एलोंगेशन, ये जो एंगल आएगा, ये इसको हम एंगल ऑफ इलोंगेशन कहते हैं. यहाँ पे मैं इसको E करके लिख देता हूँ. एंगल ऑफ एलोंगेशन, ये चेंज होता रहता है. तो मैक्सिमम डिस्टेंस जो है हमारे पास, एंगल ऑफ एलोंगेशन, R की वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगी. कब बढ़ेगी? द एलोंगेशन इज मैक्सिमम when the angle subtended between these 2 points is π/2, 90 डिग्री. ठीक है. तो हम R1 को कैलकुलेट कर लेते हैं. R1 कैसे कैलकुलेट होगा कि एंगल के सामने, इसके सामने परपेंडिकुलर होता है, और जो 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है. तो SE अपॉन BE, BE क्या रखा है हमने, R1 रखे हैं. ठीक है. एंगल के सामने होता है परपेंडिकुलर, 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेन्यूज. तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस वन. ठीक है. देयरफॉर VE that is or R1 is equal to SE upon sine of elongation, which is equal to 1 AU upon sine of elongation. So by this method we can find the distance of inner planet from the earth
एट विच द एंगल इज π/2। ठीक है, तो इस मेथड से जो है कोपरनिकस मेथड से भी हम डिस्टेंस को मेजर कर लेते हैं। स्मॉल डिस्टेंस जो एवोगैड्रो मेथड है, एवोगैड्रो मेथड से हम क्या करते हैं, एवोगैड्रो नंबर से स्मॉल डिस्टेंसेस का भी थोड़ा पोर्शन है, ब्रीफ में थोड़ा इसको स्टडी कर लेते हैं। तो स्मॉल डिस्टेंसेस जो है विद द हेल्प ऑफ एवोगैड्रो नंबर हम इसको यहाँ पे मेजर कर लेते हैं। द नेक्स्ट पार्ट इज मेजरमेंट ऑफ स्मॉल डिस्टेंसेस। Small distances can be measured by the three methods. They are all indirect method. Direct method से नहीं है, indirect method है। पहला है Avogadro method। इससे हम जो स्मॉल डिस्टेंस है 10⁻⁻10 मीटर तक मेजर कर सकते हैं। दूसरा है लिक्विड मिक्सिंग मेथड, ओलिक एसिड मेथड है, उससे हम 10⁻⁹ मीटर तक जो है डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। थर्ड है रदरफोर्ड्स मेथड, अल्फा रे पार्टिकल मेथड है, जिसे हम लेटर स्टेज में भी पढ़ेंगे। इससे हम 10⁻⁻10 से लेके 10⁻⁻14 मीटर तक जो है मेजर कर सकते हैं। तो इसी में हम फर्स्ट एवोगैड्रो मेथड में क्या करते हैं कि कोई गिवन मास ले लेते हैं जिसका वॉल्यूम जो है वो v है, और बोलते हैं जो जितने किसी भी मास में जो वॉल्यूम ऑक्युपाइड है वो 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम होता है किसका, जो एटम का वॉल्यूम है, जो एटम का वॉल्यूम है, क्योंकि एटम के बीच में स्पेसिंग भी होती है। जैसे मान लीजिए एक सब्सटेंस है, यहाँ पे डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे, और ये सब्सटेंस एटम इस टाइप से पैक्ड हैं, लेकिन बीच में जो गैप है, ये गैप जो है हमें शो करता है कि दिस इज 1/3। तो 2/3 पार्ट जो है वो दैट इज ऑक्युपाइड बाय द एटम। दिस इज शोन बाय द हाइपोथेसिस ऑफ एवोगैड्रो। एवोगैड्रो बोलता है कि पूरे का पूरा जो है वो एटम में नहीं घेरता है, बीच में स्पेस भी खाली रहता है। तो टोटल जो वॉल्यूम है वो किसके बराबर है, 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सब्सटेंस। सपोज करिए कि m इज द मास, मास मान ली हमने, b उसका वॉल्यूम है उस मास का, तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, मास अपॉन वॉल्यूम, और वॉल्यूम किसके बराबर हो जाएगा, मास अपॉन डेंसिटी। ठीक है, ये हमने 1 लिख दिया। अब उस मास में m इज द एटॉमिक वेट ऑफ सब्सटेंस, उसका एटॉमिक वेट क्या है, कैपिटल M ले लिया, n क्या है, एवोगैड्रो नंबर है, और उसका जो नंबर ऑफ एटम कैसे निकालेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ ए 1 एटम, m is the mass of the atom, total mass n is the Avogadro number। तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी नंबर ऑफ एटम गिवन इन ए मास। तो एज पर हाइपोथेसिस जो यहाँ पे रदरफोर्ड ने दिया है कि जो दिस टर्म है दैट द टर्म नंबर 2 is equal to number 1। That means the number of atom in a given mass m is equal to किसके बराबर होगी, 2/3 ऑफ द टोटल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द सब्सटेंस। तो हमने क्या किया कि यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 और 1 जो है दोनों को बराबर कर दिया, और इसको कैलकुलेट करके हमने r की वैल्यू जो है कैलकुलेट कर ली थी। इफ वी नो द कैपिटल M, कैपिटल M क्या है, जो यहाँ लिखा है एटॉमिक वेट ऑफ द सब्सटेंस, n इज द Avogadro number, rho is the density of the substance, pi is the constant, 2 is here again constant, the r can be calculated। तो जो डिस्टेंस है, जो r है, उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ Avogadro मेथड। सेकेंड इज ओलिक एसिड मेथड, उसे हम लिक्विड मिक्सिंग मेथड से भी जानते हैं कि लिक्विड मिक्सिंग मेथड क्या है। तो क्या करेंगे हम कि 1 cc, द सेकेंड इज लिक्विड मिक्सिंग, तो इसमें ऑयलिक एसिड को लेते हैं और अल्कोहल लेते हैं। 3 चीज़ें हैं इसमें, ऑयलिक एसिड, अल्कोहल, 3 टर्म्स हो जाते हैं, 3 लिक्विड्स
कौन कौन से लिक्विड्स हैं? फर्स्ट इज ओलिक एसिड, सेकंड इज अल्कोहल एंड थर्ड इज वाटर। क्या करेंगे हम कि 1 cc ऑयलिक एसिड लेंगे। क्या है? 1 cc ऑफ ऑयलिक एसिड, इसको मिक्स करेंगे हम 24 cc ऑफ अल्कोहल, तो क्या बन जाएगा? 25 cc बन जाएगा टोटल। 25 cc से क्या करेंगे कि हम 1 cc दोबारा लेंगे, जो डाइल्यूशन हो गया है इसका 1 cc लेंगे। A1 cc इसको हम ऐड करेंगे 19 cc ऑफ अल्कोहल, तो किससे बराबर हो जाएगा? 20 cc। टोटल कॉम्बिनेशन कितना हो गया? 20 cc। जो कॉम्बिनेशन और डाइल्यूट हो गया तो इसकी डाइल्यूशन जो है नॉर्मेलिटी कितनी आ गई? नॉर्मेलिटी 1/25 इंटू 20 इज इक्वल टू 1/500। ठीक है, 1/500 आ गई। और जो 1/500 कंसंट्रेशन जो है यहाँ पे आ गई इसकी। अब मान लीजिए हम क्या करते हैं कि कुछ ड्रॉप इसकी जो हमारे पास सॉल्यूशन आया, इस सॉल्यूशन की ड्रॉप्स लेते हैं और उन ड्रॉप्स को काउंटेड ड्रॉप्स, जैसे मान लो मैं n नंबर ले लेता हूँ, तो n की जगह क्या करूँगा मैं, मान लीजिए 10 ड्रॉप ले लेता हूँ। और 10 ड्रॉप को, कितने ड्रॉप ली मैंने? 10 ड्रॉप ली। और 10 ड्रॉप किसकी? जो n/500 जिसका जो हमारे पास कंसंट्रेशन वैसे बन गई है, किसकी? ऑयलिक एसिड की विद दी अल्कोहल। किस कॉम्बिनेशन से? इसे n/500। तो यहाँ से मैं 10 ड्रॉप्स लेती हूँ। कितना लेते हैं? ड्रॉप्स, उसके लिए मैंने 10 नंबर्स। और 10 नंबर ड्रॉप्स में ईच का, जो एक ड्रॉप का है, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप इज इक्वल टू V। तो 10 का कितना हो जाएगा? टोटल वॉल्यूम इज इक्वल टू 10B। 10B हो गया। टोटल वॉल्यूम किसके बराबर हो गया? दैट इज इक्वल टू 10B। तो वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड, इस डाइल्यूशन में वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड किसके बराबर हो गया? द वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड इज इक्वल टू 10 वॉल्यूम ऑफ 10 ड्रॉप्स। ये ड्रॉप्स क्या ली? 10, n भी ले सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ 10 ड्रॉप्स अपॉन इट्स नॉर्मेलिटी 500 दिस इज इक्वल टू 10B अपॉन 500। इसको क्वेश्चन नंबर हम 1 यहाँ पे दे सकते हैं। अब क्या किया है इसको कि इस सॉल्यूशन को हमने एक बड़े कंटेनर में, जिसमें वाटर है, ये है, और इस कंटेनर में जो वाटर है, वाटर के ऊपर इसे ऐसे थ्रो कर दिया गया और एक पतली सी इसकी स्प्रेड कर जाएगा। इट स्प्रेड इमीडिएटली। क्या होगा? स्प्रेड हो जाएगा ड्यू टू सरफेस टेंशन ऑफ द वाटर। और एक लेयर सी बन जाएगी इसकी, थिन लेयर यहाँ पे बन जाएगी इसकी। जो थिन लेयर जो बनेगी, ए वाली लेयर, इसकी हम थिकनेस मान लेते हैं। क्या है? T इज द थिकनेस और A इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस कंटेनर, टोटल एरिया। तो इसका वॉल्यूम क्या आ गया? वॉल्यूम ऑफ ऑयलिक एसिड
इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, A इंटू टी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन राइज हो जाता है कि इसमें तो ऑयलिक एसिड है, इसमें तो अल्कोहल भी है, लेकिन जैसे हम इसे कंटेनर में डालेंगे वाटर के ऊपर ये मिक्स नहीं होगा, एक लेयर बन जाएगी, अल्कोहल वेपोरेट हो जाएगी। अल्कोहल क्या हो जाएगी, वेपोरेट हो जाएगी, उड़ जाएगी। जब वहाँ से निकल जाएगी तो सिर्फ हमारे पास ऑयलिक एसिड बचेगा। ये जो ऑयलिक एसिड है इसकी थिकनेस टी हो जाएगी, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो है कंटेनर के हिसाब से ए हो जाएगा, और जो टोटल है इतना वॉल्यूम में यहाँ पे आ गया, टोटल कितना वॉल्यूम है, और ए भी आपके पास थिकनेस और एरिया आ जाएगा। तो हम थिकनेस जो है इज इक्वल टू 10V/500 और टी कैन बी कैलकुलेटेड 10V/500 इंटू एरिया। ठीक है, तो थिकनेस, और इस थिकनेस को हम सपोज कर लेते हैं कि जो एटम है किसका, एटम ऑफ ऑयलिक एसिड है, उसी साइज की जो है ये लेयर बनेगी, और इट इज अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁹ मीटर इन थिकनेस। तो ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। जनरली इट इज आल्सो इक्वल टू NV/500 इंटू ए। एन इज द नंबर ऑफ ड्रॉप्स, एन क्या है, नंबर ऑफ ड्रॉप्स है। तो सेकेंड मेथड है, दीज आर दी इनडायरेक्ट मेथड, जिन्हें हम इनडायरेक्ट मेथड कह रहे हैं। द थर्ड इज रदरफोर्ड अल्फा रे एक्स स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। इसे हम डिटेल में आगे भी पढ़ेंगे, थोड़ा ब्रीफ में यहाँ पे समझा देता हूँ कि रदरफोर्ड अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट क्या है। न्यूक्लियस को डिटेक्ट करने के लिए कि एटम में जो है हैवी मास कहाँ पे है, पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे है, तो वो कहाँ लाइज करता है, सेंटर में, और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड दी न्यूक्लियस। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन जो है इसके अराउंड जो है रिवॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, फॉर दी एटम। तो रदरफोर्ड ने गोल्ड की एक थिन फॉइल ली, और थिन फॉइल को उसने बम्बार्डमेंट की किसी अल्फा रेज की, ए बीम ऑफ अल्फा रेज, एंड इट स्कैटर्ड एट डिफरेंट एंगल एंड समटाइम इट केम बैक इन द A180 डिग्री। ये क्या है, अल्फा रेज क्या है, 2 हीलियम-4, इसको अल्फा पार्टिकल कहते हैं। ठीक है, 2 हीलियम-4 क्या है, अल्फा पार्टिकल है। ये जा करके क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा। आगे क्या है, यहाँ पे पॉजिटिव मास है, जहाँ से वो टच नहीं, क्रॉस नहीं करेगी, वहाँ से स्कैटर हो जाएगी, बिकॉज ये पॉजिटिव मास जो है दैट रिपेल दी। और बाय नोइंग दी, क्योंकि बाहर एनर्जी जो है उस वेव की जो यहाँ से रेज जा रही हैं वो उनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, लेकिन न्यूक्लियस के नज़दीक जैसे ही आते जाएंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होती चली जाएगी, और वहाँ पे कोई जो है यहाँ से जो डायरेक्ट हिट करेगा वो 180 डिग्री पे वापस आ जाएगा। तो बाय दिस मेथड, स्कैटरिंग मेथड से, द डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड एंड इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10⁻⁻14 मीटर। रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट से ऐसे तो स्मॉल डिस्टेंसेस को इनडायरेक्ट वेज है जहाँ से हम इन्हें मेजर करते हैं। ठीक है।